है एवरीबॉडी, दिस इज मंगेश देशवाल। वेलकम टू डियर आईएएस अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, एकदम हंसते खिलते होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ पर औरतों ने बदली दुनिया, वुमेन चेंजेस द वर्ल्ड। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जैसे महिला कोई लड़की जन्म लेती है या लड़का जन्म लेता है तो बचपन से हमारा समाज या सोसाइटी क्या करता है, वो वैसे ही गुण डालने शुरू कर देता है। जैसे लड़की जन्म ली है तो लड़की के अंदर क्या करेंगे, लड़की को ऐसे मृदु स्वभाव को प्रदर्शित करें, ऐसे गुण डालने शुरू कर देंगे, यानी उसको गुड़िया ला कर देंगे, वो वैसी पोशाक पहनाएंगे। अगर लड़के ने जन्म लिया है तो उसके साहस को, बल को प्रदर्शित करे, ऐसे गुण डालेंगे। जैसे बचपन में उसको कारें ला कर देंगे, बचपन में उसको गन बंदूक ला कर देंगे, यानी ऐसे काम जो समाज से बाहर जाकर वो काम कर सके, ऐसे गुण डालने शुरू कर देंगे। तो ये अपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। अब इस चैप्टर में अपने क्या करेंगे, इस चैप्टर में अपने उस चैप्टर से आगे चलने की कोशिश करेंगे, यानी महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त नहीं था शिक्षा का, तो वो शिक्षा का अधिकार कैसे प्राप्त किया, कैसे स्ट्रगल की, तो वो अपने इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है दोस्तों। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर में पूरे में पढ़ने क्या वाले हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ये देख लेते हैं। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता। घरेलू काम व परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम होता है, जिसका ना शुरू होने का समय होता है और ना ही अंत होने का। तो दोस्तों आपने ये देखा क्या था कि घरेलू काम जिसके अंदर महिलाएं काम करती है, उसके काम को काम ही नहीं माना जाता है, यानी उसके काम का कोई मूल्य ही, महत्व ही नहीं समझा जाता है। अब मान लो कि यार कोई बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं, कोई बुजुर्ग है, तो उनकी देखभाल करना है तो पूरे समय का काम होता है ना। अब इसके ना ही तो कोई शुरू होने का समय होता है, ना ही कोई अंत होने का समय है, लेकिन फिर भी उनको महत्व नहीं दिया जाता, कोई मूल्य ही नहीं माना जाता। भी ऐसा माना ही नहीं जाता कि लड़कियां हैं, वुमेन है, वो भी कोई काम करती है। ठीक है। अब आगे इस चैप्टर में अपने क्या देखेंगे, इस अध्याय में हम देखेंगे कि घर के बाहर के काम देखेंगे जिसमें महिलाएं काम करती है। तो अब उस चैप्टर से आगे चलने की कोशिश करेंगे। उस चैप्टर में तो सिर्फ आपने ये देखा था ना कि घर के अंदर काम कर रही थी महिलाएं, लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि घर से बाहर महिलाएं कैसे काम करती है, ये अपने देखेंगे। ठीक है। किस प्रकार समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं ने संघर्ष किया, तो महिलाओं ने किस प्रकार संघर्ष किया, बाहर के समाज में निकली, किस प्रकार उन्होंने स्ट्रगल की, लड़ाइयाँ लड़ी, विरोध किया, किस प्रकार से अधिकार राइट्स को प्राप्त किया, ना कि केवल शिक्षा को प्राप्त करने के बल्कि हिंसा, विरोध और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्होंने अधिकार प्राप्त किया। स्वास्थ्य के अंदर अदर बहुत सारी कैटेगरी है, तो वो अपने इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये चैप्टर में ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इस चैप्टर में अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो अब देख लेते हैं। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों इस चैप्टर में? अबाउट दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, इंट्रोडक्शन के अंदर ये देख लिया। उसके बाद में सेकंड नंबर पढ़ेंगे कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। किस प्रकार हमारा समाज कम अवसर देता है और अपेक्षाएं करता है कि हाँ ये चीज़ आपको प्राप्त करनी है। थर्ड नंबर पढ़ेंगे परिवर्तन के लिए सीखना। किस प्रकार महिलाओं ने सीखा। फिर वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, जो वर्तमान समय है इस प्रेजेंट टाइम के अंदर विद्यालय और शिक्षा, उसके बारे में देखेंगे। फिर एससी और एसटी वर्ग, एससी और एसटी वर्ग के अंदर अपने देखेंगे कि किस प्रकार जो महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती हैं, उनको बीच में ही हटा लिया जाता है। फिर आगे देखेंगे कि महिला आंदोलन, तो महिला आंदोलन के बारे में देखेंगे। और ये कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो ये तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये करेंगे, अगर अच्छी हुए तो कर लेंगे, बाकी इस चैप्टर में इतने अच्छे है नहीं। आपको ये चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, इस चैप्टर पर ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन आंसर इतने ज़्यादा बेस्ट नहीं है, जो भी होंगे वो करवा देंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में अपने क्या देखेंगे, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। तो कम अवसर हमारा समाज क्या करता है, कम अवसर देता है, कठोर अपेक्षाएं करता है कि ये तुमको बनना है, अवसर देता नहीं है, बनना है। ठीक है। तो ऐसे है। तो अब अपने यहाँ पर क्या करते हैं, एक खेल खेलते हैं। इसके अंदर आपको बताना है कि क्या कौन हो सकता है। तो यहाँ पर बताइए कि शिक्षक पुरुष हो सकता है या महिला। तो शिक्षक पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर महिला पर टिक कर देता हूँ। किसान बताइए दोस्तों, किसान पुरुष पर टिक कर देता हूँ। मिल मजदूर, तो मेल मजदूर पर है, यहाँ पर पुरुष पर टिक कर देता हूँ। नर्स कौन हो सकती है, महिला हो सकती है। वैज्ञानिक का पुरुष हो सकता है और पायलट भी पुरुष हो सकता है। तो ये मैंने टिक कर दिया। अगर आप भी करते तो सेम ऐसे ही करते। ये बस शिक्षक हो सकता है कि ये कई जो पुरुष होंगे वो पुरुष पर टिक कर देते, बाकी सेम यही रहता। तो ये
आप यहाँ पर ये मैंने क्यों खेल खुलवाया है कि यहाँ पर डिफरेंस दिखाने के लिए, ये डिफरेंस यहाँ पर क्यों है, इक्वल क्यों नहीं है, ये सेम इक्वल होना चाहिए ना। किसान, क्या किसान यहाँ पर महिलाएं नहीं हो सकती? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखोगे ना, खेतों के अंदर तो बहुत सारी महिलाएं काम करती है, फिर भी अपने यहाँ पर पुरुष पर टिक लगाया है। मजदूर, मिल मजदूर, मिलों के अंदर देखोगे ना, कोई फैक्ट्री वगैरह के अंदर, तो वहां पर महिलाएं भी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में होती है, काम करती है, लेकिन यहाँ पर महिला पर अपने टिक ही नहीं लगाया। नर्स, यहाँ पर पुरुष भी हो सकता था, वैज्ञानिक यहाँ पर महिला भी हो सकती थी, जैसे कल्पना चावला थी, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ऐसे टिक है, तो ऐसी असमानता यहाँ पर इनइक्वलिटी दर्शाई जा रही है, तो ये इक्वल होना चाहिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है, तो ये क्या कह रहा है, भारत के अंदर 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है। कौन कौन से? पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना या कुटाई करना, तो ये सब, ये आंकड़ा बता रहा है कि 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर किसान पर टिक लगाया, पुरुष को महिला को नहीं लगाया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है। ये क्या कह रहा है इस चैप्टर के अंदर, ये कह रहा है कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है, यानी महिलाओं के लिए कुछ काम ऐसे हैं बाहर अगर वो करे तो वो अच्छी तरह से कर सकती है, तो वो नर्स का काम अच्छी तरह से कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि वो अधिक सहनशील होती है, विनम्र होती है और एक परिवार की बातें व्यवहार करेगी, जो भी वहाँ पर मरीज आएंगे उनके साथ में, ठीक है। फिर आगे, विज्ञान क्षेत्र महिलाओं के अनुकूल नहीं है क्योंकि उसमें तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है, तो ये कह रहा है कि महिलाओं के लिए विज्ञान क्षेत्र अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और तकनीकी दिमाग महिलाओं में होता नहीं है। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर समाज कह रहा है, ठीक है। इन रूढ़िवादी अवधारणाओं के कारण लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर का अध्ययन और प्रशिक्षण का संयोग नहीं मिल पाता। तो ये क्या कह रहा है, अगर लड़की जैसे मान लो कि कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहती है, तो हमारा समाज क्या करता है, हमारा समाज उसको स्टडी नहीं करवाता है, अध्ययन ही नहीं करवाता है और प्रशिक्षण के लिए जाने नहीं देता है। हमारे परिवार ही, हमारा समाज छोड़ो, हमारे परिवारों के अंदर ही ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो किस प्रकार से महिलाएं आगे बढ़ेगी? अगर ऐसा करोगे तो आप ऐसे करोगे तो महिलाएं आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो इन सबको अपने को रोकना होगा। तो ये चैप्टर में बता रहा है कि ये रूढ़िवादी अवधारणा है, तो रूढ़िवादी अवधारणाओं को एक साइड में करना होगा अपने को, ठीक है। तो आगे, लड़कों पर दबाव होता है कि वे अधिक वेतन वाली नौकरी करें। लड़कों पर भी प्रेशर होता है, ऐसी बात नहीं है कि लड़कियों को ही केवल ये नहीं होता, लड़कों पर भी प्रेशर होता है कि वे अधिक वेतन वाली नौकरी करें और समाज के अनुकूल ही व्यवहार करें। अब मान लो कि लड़का कोई जिससे रोएगा तो लड़के को क्या कहेंगे कि मूर्ख है, ये तो पागल है, तो रोना भी नहीं होता है लड़के को, ठीक है, ऐसा माना जाता है यहाँ पर। तो अपने जो लास्ट चैप्टर थे उनके अंदर पढ़ा था कि लड़का रोएगा तो उसको मूर्ख मानेंगे यहाँ पर। तो ये अपने दोस्तों अपने पढ़ा कि कम अवसर में कठोर अपेक्षाएं हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आगे अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, परिवर्तन के लिए सीखना, किस प्रकार महिलाओं ने सीखा, किस प्रकार उन्होंने स्ट्रगल किया, किस प्रकार उन्होंने एजुकेशन को प्राप्त किया, कैसे सीखा, तो आप अपने यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्कूल जाना कुछ के लिए संभव होता है, कुछ के लिए असंभव होता है। अब मान लो कि कोई आपका परिवार अच्छा है तो आपको स्कूल भेज देगा, तो आपके लिए संभव है, लेकिन वो ऐसा थोड़ी है कि सभी के लिए संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गाँव के अंदर देखते हो कि बहुत सारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, कहते हैं कौन सा तुम स्कूल जाकर कलेक्टर लग जाओगे, तो ऐसी बात कहते हैं, ठीक है। तो वो कहेंगे हमारे साथ चलोगे तो कोई 2 पैसे कमाओगे, तो ऐसी बातें होती है ना, आपके भी यहाँ होती होगी, तो आपने सुना होगा। तो सबके लिए संभव नहीं होता है स्कूल जाना। अतीत में पढ़ने लिखने की सभी को अनुमति नहीं थी। जो पहले का जैसे समय बीत चुका है तो उसके अंदर क्या होता था, पहले समय के पढ़ने लिखने की सभी को अनुमति नहीं होती थी, ना ही लड़के को ना ही लड़की को। पहले समाज क्या होता था, 4 वर्णों के अंदर बटा होता था। जैसे क्षत्रिय और जो ब्राह्मण होते थे उनको पढ़ने लिखने का अधिकार था, जो वैश्य और शूद्र है वो केवल सहायता कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम था पहले। फिर धीरे धीरे समय बदला यहाँ पर। तो आगे वही आता है कि यहाँ पर लड़के और लड़की दोनों ही नहीं पढ़ सकते थे। फिर क्या करेंगे, जो बच्चे होते थे उनके क्या काम करेंगे, बच्चे वही काम करते थे जो उनके परिवारों में होता था। अब मान लो कि आप क्षत्रिय हो तो काम बच्चे क्या करेंगे, क्षत्रिय वाला काम करेंगे। आप जैसे व्यापार का काम करते हो तो बच्चे भी व्यापार वाला काम करेंगे। आप फलों का काम करते हो तो बच्चे भी फलों वाला काम करेंगे। यानी कि जो भी आप काम करते हो वही बच्चे काम करेंगे। फिर लड़कियों की स्थिति बहुत खराब थी, वे केवल सहायता करने तक ही सीमित थी। लड़कियों की स्थिति लड़कों से भी ज़्यादा खराब थी। लड़कियां क्या कर सकती थी, केवल परिवारों के अंदर सहायता कर सकती थी, वो खुद काम नहीं कर सकती थी। कैसे, एग्जाम्पल दिया यहाँ पर है, कुम्हार के व्यवसाय में वे केवल मिट्टी ही एकत्रित करती थी, चाक चलाने की उनको अनुमति नहीं थी, ठीक है दोस्तों।
कुम्हार, अब ये एग्जाम्पल दे दिया है कि जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार का काम क्या होता है, बर्तन बनाना मिट्टी के। तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक चलाना पड़ता है, लेकिन जो लड़कियां होती थी उनको चाक चलाने की भी अनुमति नहीं थी, वो खुद बर्तन नहीं बना सकती थी। उनका काम था सहायता करना। सहायता क्या काम करेगी, वो मिट्टी को एकत्रित करेगी। चाक चलाना काम है पुरुष का, ठीक है, तो वो चाक पुरुष चलाएगा। यहाँ पर ऐसा सिस्टम था, यानी खुद काम नहीं कर सकती थी महिलाएं। फिर आगे जैसे समय बीता, 19वीं शताब्दी आ गई। 19वीं शताब्दी में विद्यालय प्रचलन में आए। अब जो 19वीं शताब्दी है उसके अंदर क्या हुआ, विद्यालय प्रचलन में आ गए और विद्यालय के अंदर बच्चों को स्कूल भेजने लगे। लोग क्या कर दिया, लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे, चाहे वो कैसे भी थे, चाहे नीची जाति के चाहे ऊंची जाति के, लिए लड़कों को स्कूल भेजने लगे। फिर लड़कियों की शिक्षा को लेकर काफ़ी विरोध हुआ और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर 19वीं शताब्दी में लड़कों को तो स्कूल भेजने लग गए, चाहे वो नीची जाति के थे चाहे ऊंची जाति के थे, लेकिन लड़कियों की शिक्षा को लेकर अभी भी विरोध हो रहा था, काफ़ी विरोध हो रहा था। लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा था, तो लड़कियों ने यहाँ पर क्या किया, लड़कियों ने शिक्षा के लेकर काफ़ी विरोध किया और संघर्ष किया। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर शिक्षा का अधिकार प्राप्त किया। तो ये दोस्तों आपने देखा कि परिवर्तन के लिए सीखना, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने सीखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इस पार्ट में अपने देखते हैं यहाँ पर वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, कि वर्तमान समय के अंदर शिक्षा और विद्यालय का क्या स्तर है वो अपने यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या होती है, जनगणना होती है। प्रत्येक जैसे ही 10 वर्ष बीतेंगे उसके बाद में जनगणना होगी। जिससे 2011 था, 2011 के बाद में 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई, तो वो आगे हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट क्या रहता है, 10 वर्ष ही रहता है, 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है। जनगणना का मतलब क्या होता है दोस्तों, जन का मतलब जनता का और गण का मतलब गिनना, यानी जनता को गिनना कि जनता क्या काम कर रही है, क्या नहीं काम कर रही है, कौन सी फ्री बैठी है, कौन से शिक्षित है, कौन सा अशिक्षित है, कौन क्या काम कर रहा है। तो इससे जनगणना से ये सभी का पता चल जाता है, तो ये अपने को पता चल जाता है। तो ये जनगणना होती है और पूरे देश की होती है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों की विस्तृत जानकारी एकत्रित करना। विस्तृत जानकारी वैसे मैंने आपको बता दी है, जैसे आयु, कितने लोग कितनी आयु के हैं, जैसे 18 वर्ष की आयु के कितनी है, 40 वर्ष के कितनी है, 60 वर्ष की कितनी है, 80 वर्ष की कितनी है। फिर पढ़ाई, कौन पढ़ रहे हैं, जो महिलाएं हैं उनका स्तर क्या है, महिलाएं कितने स्तर पर पढ़ रही है, जैसे उनका परसेंटेज क्या है, पुरुष कितने पढ़ रही हैं, क्या ज़्यादा महिलाएं पढ़ रही है या ज़्यादा पुरुष पढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से ये पता चलता है उनके द्वारा किए जाने वाले काम, कि महिलाएं क्या काम कर रही है स्टडी के साथ में, पुरुष क्या काम कर रहे हैं, जो स्त्री है वो क्या काम कर रही है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये सारी जानकारी किससे मिलती है, जनगणना से मिलती है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर आंकलन। आंकलन का मतलब ये अपने करते क्यों है, इससे क्या मिलता, क्या है, इसके करने से क्या होता है, ठीक है। जनगणना करने से उद्देश्य क्या अपना यहाँ पर करने का, तो वो तो आपने देख लिया कि आयु हो गया, कौन क्या काम कर रहा है इसके बारे में। फिर आंकलन, शिक्षित लोगों की संख्या, इससे पता चलेगा भी शिक्षित लोग कितने अपने देश के अंदर। जैसे हर देश कहते हैं ना कि हमारे देश के अंदर इतने परसेंटेज है पढ़े लिखे, महिलाएं इतने परसेंटेज है पढ़े लिखे, तो वैसे अपने यहाँ पर शिक्षित लोगों की संख्या पता चलती है। फिर स्त्री और पुरुषों का अनुपात पता चलता है कि महिलाएं कितनी हैं। जैसे एक गांव है तो एक गांव के अंदर महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितनी हैं, एक देश में कितनी महिलाएं हैं और पुरुष कितने हैं। तो ये सब पता किससे चलता है, जनगणना से। फिर आगे 1961 की जनगणना देखते हैं दोस्तों। अपने 1961 में जो जनगणना हुई थी उस समय देखते हैं यहाँ पर शिक्षित पुरुषों की संख्या, यानी कितने लोग पढ़े लिखे थे। तो उस समय 40% लोग पढ़े लिखे थे। ये 40% ऐसे लोग थे जो कम से कम अपना नाम लिख सकते थे, ठीक है। और शिक्षित स्त्रियों व लड़कियों की संख्या उस समय कितनी थी, जैसे पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी थी, 15% लड़कियों को, और जो बड़ी महिलाएं होती हैं उनको मिलाकर। अब देखते हैं यहाँ पर आगे 2011 की जनगणना। 2011 में जो जनगणना हुई थी अपने, तो उस समय के देखते हैं। अब नहीं तो हुई नहीं है ना, तो उससे पहले वाली जनगणना लेंगे। तो शिक्षित पुरुष कितने थे 2011 में, 82%, 82%, ठीक है। और शिक्षित महिलाएं व लड़कियां कितनी थी, 65%। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये आंकड़ा, ये 82% है और ये 65% है 2011 के अंदर। तो अभी भी दोस्तों आप समझ सकते हैं इस जनगणना को देखकर कि तब से लेकर यहाँ पर 1961 से लेकर यहाँ पर 2011 का सन आ चुका है, लेकिन अभी तक ये लेवल समान नहीं है, इक्वल नहीं है। ये लेवल किस ओर झुका हुआ है, यहाँ पर ये इस ओर झुका हुआ है, ठीक है। ये जबकि ये क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये लेवल कैसा होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल होना चाहिए ऐसे, तब ये होगा सही, ठीक है दोस्तों।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जनगणना पता चल गया होगा कि जनगणना यहाँ पर अपने ये क्या पढ़ा है कि 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है, जनगणना का उद्देश्य क्या होता है, इसके अंदर लोगों का पता चल जाता है कि लोग क्या काम करते हैं क्या नहीं काम करती हैं, आप पढ़ रही हो नहीं पढ़ रही हो, आपकी आयु कितनी है, ये सब पता चलता है जनगणना से। फिर यहाँ पर ये देखा था कि 1961 में जो जनगणना हुई थी इसमें पुरुषों और महिलाओं की कितनी संख्या है और 2011 में पुरुषों और महिलाओं की कितनी संख्या है। तो ये अपने सभी कुछ पता चल गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इस पार्ट में अपने यहाँ पर क्या देखेंगे, इस पार्ट में अपने यहाँ पर देखेंगे एससी और एसटी वर्ग। एससी और एसटी वर्ग का मतलब क्या है, एससी का मतलब हो गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, और एसटी का मतलब हो गया अनुसूचित जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। एससी एसटी और मुस्लिम संप्रदाय की लड़कियां बीच में ही विद्यालय छोड़ देती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि एससी और एसटी की जो लड़कियां होती है और प्लस में जो मुस्लिम लड़कियां होती है वो बीच में ही विद्यालय छोड़ देती है। ज़्यादातर लड़कियां कब विद्यालय छोड़ती है, जब 10th से 12th यानी माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त करना होता है। तो विद्यालय क्यों छोड़ देती है, रीजन क्या होता है, विद्यालय घर के पास होता नहीं है, तो दूर अभिभावक होते हैं घर के, वो भेजते नहीं है बच्चों को, तो इसलिए वो क्या करती है, स्कूल को छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से लड़कियां पढ़ नहीं पाती है और लड़के पढ़ पाते हैं, पढ़ जाते हैं आगे, और लड़के आगे बढ़ जाते हैं, लड़कियां पीछे रह जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए पढ़ने की। ठीक है, आगे देखते हैं विद्यालय छोड़ने के कारण। यहाँ पर विद्यालय क्यों छोड़ती है, रीजन क्या है, वो वैसे आपको पता ही है, मैंने बता दिया। ग्रामीण व गरीब क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए न तो उचित स्कूल है और ना ही शिक्षक है। अब मान लो कि कहीं पर ग्रामीण क्षेत्र है या कोई गरीब क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर दोस्तों कौन सा वहाँ पर स्कूल होता है, कोई ध्यान नहीं देता है, कौन ना ही कोई स्कूल है ना कोई और है। अगर कोई अच्छा काम पढ़ा लिखा है तो वहाँ पर स्कूल होगा, जो पढ़े लिखे गाँव नहीं है तो वहाँ पर कौन सा स्कूल होगा। ठीक है, और वहाँ पर स्कूल नहीं है और साथ में शिक्षक भी नहीं है, शिक्षक आते हैं शहरों से या कहीं और से, तो वहाँ पर उनको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें चाहिए। अब मान लो कि कहीं पर कोई गांव है, ऐसी जगह पर है जहाँ पर अच्छी सड़कें चल रही है, वहाँ पर साधन चल रहे हैं, तो वहाँ पर शिक्षक भी आ जाएंगे और स्कूल भी अच्छी तरह से चलेगा। अब मान लो कि स्कूल तो गाँव के अंदर है पर वहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ पर सड़कें नहीं है, और अब टीचर आए तो आए कैसे, वहाँ पर टीचर को ज्वाइनिंग नहीं ले रही हैं, तो इस कारण वहाँ पर टीचर नहीं आती हैं। तो ये एक कारण हो गया यहाँ पर स्कूल का। फिर आगे नेक्स्ट, अगर विद्यालय घर के पास ना हो तो अभिभावक अकेले लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। घर के पास में स्कूल होगा तो ठीक है, तो बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। अब अगर मान लो कि जैसे 10वीं तक तो स्कूल होता है, गांवों के अंदर होता है, लेकिन 10वीं से आगे 12वीं तक जाना है तो वो दूसरे गांवों में जाना पड़ता है या शहरों के अंदर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर अगर दूर है घर से, अगर वहाँ पर बसें चल रही है, कोई साधन चल रहा है, फिर तो ठीक है। अगर मान लो कि वहाँ पर कोई साधन ही नहीं चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से वहाँ पर बिल्ड नहीं हुआ है, तो वहाँ पर कैसे जाएंगे, तो वो अभिभावक डेली तो छोड़ने के लिए जा नहीं सकते हैं, इसलिए बच्चों को हटा लेते हैं, जाने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कारण हो गया। फिर आगे यहाँ पर थर्ड कारण देखते हैं। यहाँ पर कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं जो सभी बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, जिसमें पुरुष तो पढ़ लेते हैं लेकिन लड़कियां नहीं। अब कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। मान लो कि कहीं किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, तो जिसमें से 2 लड़के हैं तो 2 लड़के तो पढ़ लेंगे। लड़कों को तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है पढ़ने के अंदर। ठीक है दोस्तों, कोई भी काम होता है तो लड़कों को पहले रखा जाता है, फिर पहले लड़के पढ़ेंगे फिर लड़कियां पढ़ेंगी। अब उनमें से लड़के तो पढ़ लेते हैं लेकिन लड़कियां नहीं पढ़ पाती, तो ये भी एक तीसरा कारण है। तो और भी अदर बहुत सारे कारण है दोस्तों लड़कियों को ना पढ़ाने के, उनकी छोटी उम्र के अंदर ही शादी कर दी जाती है। और वैसे ये भी माना जाता है कि लड़कियां पढ़कर करें कि क्या प्राय धन होती है, वो तो उनका उत्तरदायित्व, तो जैसे परिवार को संभालना होगा, परिवार चलाना है, उनका तो काम ही घर के अंदर रहना है, तो वो पढ़कर क्या करेगी। तो हमारे समाज के अंदर ऐसी सोच है, रूढ़िवादी अवधारणा जो सोच है ना, इनको बाहर निकालना होगा। तो हमें सभी को इक्वल होना है, जो भी पुरुष है चाहे महिला है, तो सभी को क्या होना है, इक्वल होना है। तो यही अपने समाज के अंदर काम करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर महिला आंदोलन। ठीक है, महिला आंदोलन पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं, महिलाओं को कई अधिकार प्राप्त है। महिलाओं को कई अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, पढ़ने लिखने व स्कूल जाने का, कानूनी सुरक्षा का, हिंसा और स्वास्थ्य में आदि का। तो कई अधिकार प्राप्त है। लास्ट चैप्टर में तो आपने देखा था कि वहाँ पर केवल पढ़ने का ही नहीं था और यहाँ पर इतने अधिकार मिल गए। क्या रीजन है भाई यहाँ पर, तो ये अधिकार मैं आपको समझा देता हूँ। पढ़ने लिखने का समझ गए आप,
कानूनी अधिकार यानी कानून के अंदर अधिकार है महिलाओं को, अगर कुछ भी ऐसे उनको लगता है कि हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है या फिर कोई हमें टॉर्चर कर रहा है तो वो वहाँ पर FIR दर्ज करवा सकती है या फिर कंप्लेन कर सकती है। ठीक है, हिंसा और स्वास्थ्य में आदि, हिंसा का मतलब मारपीट होती है अगर किसी महिला के साथ में तो भी वो वहाँ पर कंप्लेन कर सकती है। स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य पहले अच्छा स्वास्थ्य महिलाओं का नहीं होता था, उनको ऐसा मेडिसिन वगैरह नहीं दी जाती थी, लेकिन अब स्वास्थ्य का भी उचित प्रबंधन किया गया है यहाँ पर। तो आगे, अब क्या ये अधिकार थे वो सीधे मिल गए, क्या गिफ्ट में दे दिए भी ये अधिकार ले लो महिलाओं को, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे मिले वो देखते हैं। इन अधिकारों के लिए महिलाओं ने व्यक्तिगत स्तर पर और मिलकर संघर्ष किया। कैसे मिले ये अधिकार, ये मिले थे उन्होंने संघर्ष किया, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया महिलाओं ने मिलकर कि हमें ये अधिकार चाहिए। किन के खिलाफ किया, जो रूढ़िवादी अवधारणाओं वाले पुरुष थे उनसे टक्कर ली जाकर कि हमें ये अधिकार मिलने चाहिए, अगर आप करते हो तो हमें भी मिलने चाहिए। तो इस तरह से उनको ये अधिकार मिले थे दोस्तों यहाँ पर। फिर आगे, इसी को क्या कहते हैं, महिला आंदोलन कहते हैं। महिला आंदोलन का मतलब क्या हो गया, महिलाओं ने क्या किया था, मिलकर विरोध किया था उन लोगों का जो लोग उनको पढ़ा नहीं रहे थे, उनको अधिकार नहीं दे रहे थे, तो उनको अधिकार लेने के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं यहाँ पर, महिला आंदोलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। महिला आंदोलन में जागरूकता बढ़ाना, विरोध करना, अभियान चलाना और बंधुता व्यक्त करना, ये सारे जितने भी पॉइंट है ये सारे महिला आंदोलन के ही हैं। तो महिला आंदोलन के ये भाग है, तो ये भी आगे अपने पढ़ेंगे। तो आई होप आपको महिला आंदोलन समझ में आ गया होगा। महिला आंदोलन का सीधा सा तात्पर्य है कि महिलाओं ने अपने अधिकार पाने के लिए जिन लोगों से यहाँ पर विरोध किया, जिन लोगों के जो लड़ाई लड़ी, उसी को क्या कहते हैं, महिला आंदोलन। दोबारा से देखिए दोस्तों, महिला आंदोलन किसे कहते हैं, महिलाओं ने अपने अधिकार को पाने के लिए जो संघर्ष किया उसी को क्या कहते हैं, महिला आंदोलन कहते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखते हैं अभियान। अभियान ये रहा, ठीक है, अभियान ये वाली चीजें ही अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। अभियान क्या होता है दोस्तों, अभियान तब चलाया जाता है जब भेदभाव और हिंसा के विरोध में, जब कोई भेदभाव हो रहा हो किसी के साथ में या फिर कोई हिंसा हो रही हो, तब ये अभियान चलाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है 2006 का कानून, यानी 2006 का कानून क्या कहता है कि घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा से औरतों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु। अब घरों के अंदर क्या होता है, शारीरिक यानी मारपीट, और मानसिक तौर पर कैसे हिंसा होती है। मानसिक मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो टॉर्चर करती हैं अपने पत्नियों को, अपने वाइफ को, बच्चों को टॉर्चर करते हैं। तो ये दोनों तरह से जो हिंसा होती है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक रूप से, अगर जो भी हिंसा होगी, अगर ऐसा करता वो कोई गिरफ्तारी पाया गया, अगर किसी ने कंप्लेन कर दी कोई महिला ने, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे 1997 के निर्देश, 1997 में कुछ निर्देश निकले थे। कौन कौन से, शैक्षणिक संस्थानों में होने वाली यौन प्रताड़ना से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु। देखिए दोस्तों, क्या होता है, कार्यस्थल होती है जहाँ पर महिलाएं काम करने के लिए जाती है। कोई भी कार्यस्थल हो सकता है, कहीं पर भी मिल हो सकती है, खेतों के अंदर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, कहीं पर भी जा सकती है। तो वहाँ पर महिलाओं के साथ में यौन प्रताड़ना होती थी, दुर्व्यवहार होता था, अच्छा व्यवहार नहीं होता था महिलाओं के साथ में। लेकिन 1997 में ये निर्देश निकाल दिए कि अगर ऐसा करता हुआ कोई भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे यहाँ पर सजा दी जाएगी। ठीक है, आगे 1980 का दशक यानी 1980 का दशक, इसके अंदर क्या है, 10 मतलब समझ गए, 10 साल 1981 से लेकर 1990 के बीच के 10 साल को क्या कहते हैं, 1980 का दशक। दहेज हत्याओं के खिलाफ कानूनों को बदला गया। इसमें क्या होता था दोस्तों, इसके अंदर ये है कि यहाँ पर दहेज के अंदर क्या होता था, जैसे मान लो कि किसी लड़की की शादी है, तो किसी लड़की की शादी के अंदर अगर दहेज नहीं दिया तो उस लड़की को मार दिया जाता था, अगर दहेज दे दिया तो भी मार दिया जाता था। तो दहेज के पीछे बड़ा ये पंगा होता था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लड़कियों को मार दिया जाता था। लेकिन 1980 के दशक के अंदर कानून बनाए गए, ऐसे निर्देश निकाले गए कि अगर ऐसा करता हुआ कोई पुरुष या कोई भी व्यक्ति पाया गया ससुराल वालों के अंदर या कोई भी काम पर भी, कैसे भी हो जाए, ठीक है, अगर पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी यहाँ पर। तो ये दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अभियान पढ़ लिया आपने और महिला आंदोलन पढ़ लिया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर।
तो दोस्तों आगे यहाँ पर देखते हैं जागरूकता। तो जागरूकता से पहले अपने अभियान को देख लिया, उसके बाद में 2 नंबर पर देखते हैं जागरूकता। औरतों के अधिकारों हेतु समाज को जागरूक करना। जागरूक का क्या मतलब होता है दोस्तों? अवेयरनेस। जैसे समाज है, समाज अब पढ़ा लिखा नहीं है तो अवेयरनेस नहीं है, वो जागरूक नहीं है उस चीज़ के प्रति। जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो क्या करेंगे? वो अवेयरनेस यानी जागरूक करेंगे उनको भी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए। जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं को जागरूक कैसे करोगे? अब महिलाओं को जाकर बताओगे कि तुम्हें भी पढ़ना लिखना चाहिए, अगर तुम पढ़े लिखोगे तो तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारे बच्चे ऐसे पढ़े लिखेंगे। तो इस प्रकार से जागरूक करना समाज के अंदर, ठीक है। तो आगे ये माध्यम कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार से अपने जागरूक कर सकते हैं? गीतों के माध्यम से कर सकते हैं भी, ऐसे गीत बनाए जाएं जिससे जागरूक हो समाज। नुक्कड़ नाटक, ऐसे नाटक बनाए जाएं जिससे जागरूक हो। फिर जनसभा, मान लो कि लोग इकट्ठे हो जाए, फिर ऐसे विचार रखे भी, जैसे मान लो कि अगर तुम्हारी पत्नी पढ़ती लिखती तो आगे इसके बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे। अब हो सकता है कि कल को उनके बच्चे नौकरी लग जाए तो तुम्हारी कितनी इज्जत होगी। इस प्रकार से जैसे जागरूक करना, ठीक है, कोई भी तरीका हो सकता है जनसभा के बारे में। फिर आगे 3 नंबर विरोध करना। यहाँ पर विरोध क्यों करते हैं दोस्तों? देखिए अपने विरोध क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? जब हमारे अनुकूल कोई चीज ना हो तब विरोध करते हैं। यहाँ पर देखते हैं महिलाओं के हितों का उल्लंघन होने पर विरोध कब करेंगे? यहाँ पर महिलाओं के हित, जैसे महिलाओं के हितों का जब उल्लंघन हो तो विरोध करेंगे। जैसे कानून अथवा नीति द्वारा, अब मान लो कि कोई कानून ऐसा बना दिया या कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जिसकी वजह से महिला के जो अधिकार थे उसका उल्लंघन हो रहा है, तो अब वो क्या है, तो वो उसके लिए क्या करेंगे? महिलाएं विरोध करेगी और उन अधिकारों को फिर चेंज करना होगा यहाँ पर। तो विरोध करना, इसलिए विरोध करते हैं। विरोध कैसे करेंगे? रैलियां प्रदर्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं और अन्य असकारात्मक प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जैसे विरोध यहाँ पर दिल्ली के अंदर हुआ था, यहाँ किसान आंदोलन में विरोध कैसे किया था किसानों ने? वो तोड़ फोड़ करी और सड़कों को उखाड़ दिया, जो भी सरकारी चीज़ें थी उनको क्षति पहुंचाई। तो किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो वो गलत तरीके हैं ये, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए विरोध का। फिर आगे 4 नंबर बंधुत्व व्यक्त करना। तो बंधुत्व व्यक्त का क्या मतलब होता है? यहाँ पर दोस्ती, मतलब, ठीक है, दोस्ती करना। न्याय के मुद्दों पर महिलाओं के साथ बंधुता व्यक्त करना। अब न्याय के ऐसे मुद्दे होंगे जिसके अंदर पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब मान लो कि अब मैं कोई न्याय का बंदा हूँ, ये कोई वुमेन है, ये भी न्याय का कोई काम कर रही है, तो मैं इसके पास में आऊँगा, यहाँ पर मैं पूछूंगा भी हाँ आप ये काम कर रही हो, मैं भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो दोनों इंटरेस्टेड होंगे तो दोनों हाथ मिला लेंगे और दोनों काम करेंगे, कहेंगे सहयोग होकर अपने काम करेंगे। मेरा भी यही काम है भी, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी यही करना चाहता हूँ, समाज का भला करना चाहता हूँ भी, लड़कियाँ आगे पढ़े लिखे और तुम भी यही चाहती हो, तो अपने यहाँ पर बंधु बन जाते हैं। बंधुता व्यक्त करना, ठीक है। तो इस तरह से अपने काम करेंगे, तो इसी को कहते हैं बंधुता व्यक्त करना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। तो अब चलते हैं अपने, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, आपको बधाई देना भूल गया। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। एंड अब आगे क्या करेंगे? अब आगे अपने करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन और एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको करवा देंगे। तो मिलते हैं अब अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पर। हे एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कल क्या हुआ था? कल अपने यहाँ पर पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करते हैं। और क्वेश्चन उत्तर कल अपने यहाँ पर रह गए थे, तो क्वेश्चन उत्तरों को आज यहाँ पर कर लेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन को। तो दोस्तों आपको एक खुशखबरी बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन को अपने छोड़कर सीधा एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है अपने वो करनी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और वो भी सिर्फ 2 ही है, तो मजेदार बात है ना। तो आइए अब इनको कंप्लीट करते हैं और बाकी देखते हैं। ये 2 ही है, ये भी ज़्यादा नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपके विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा है कि वे क्या कर सकती है और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों एक रूढ़िवादी अवधारणा बनी हुई है। रूढ़िवादी अवधारणा क्या बनी हुई है कि महिलाएं क्या कर सकती है और क्या नहीं। तो ये माना जाता है कि महिलाएं ज़्यादा काम नहीं कर सकती, कम काम कर सकती है, यानी कि जितना लड़के कर सकते हैं उतनी लड़कियां काम नहीं कर सकती है। तो एक रूढ़िवादी अवधारणा है ये। और ये समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है, ये अपने को इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बता दूं कि ये सिर्फ रूढ़िवादी धारणा ही है। लड़कियां बहुत काम कर सकती है, जितने लड़के काम कर सकते हैं उतने ही लड़कियां कर सकती है।
और ये समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है? तो समानता का अधिकार मैं बता दूं कि समानता का अधिकार है यहाँ पर मिला हुआ, जिसके अंदर लड़के और लड़कियां इक्वल है, समान है, ठीक है, लड़की और लड़के के अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये कैसे प्रभावित होता है, आइए अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन अपने कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर, निम्न प्रकार से प्रभावित करती है जैसे, ये आप लाइन को कैसे भी लिख दीजिए। तो मेन उत्तर पर आते हैं अपने यहाँ पर, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां उतनी ही शिक्षा प्राप्त कर पाती है जितनी सुविधा उनके गांवों में होती है। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहरों में नहीं भेजा जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर आप शहरों में रह रहे हो तो कभी एक दिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाना, ठीक है। वहां पर क्या होता है, वहां पर सिर्फ लड़कियों को उतनी ही शिक्षा प्राप्त होती है, अधिकांश लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियों को उतनी ही शिक्षा प्राप्त होती है जितनी गांवों के अंदर वो स्कूल होते हैं। बाकी शिक्षा के लिए दूसरे गांवों में नहीं भेजा जाता या फिर शहरों में नहीं भेजा जाता है उनको। ज़्यादातर लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है, कब हो जाती है, जब वो माध्यमिक शिक्षा के अंदर जाती है, यानी कि 10th से प्लस में। 10th तक तो गाँवों में स्कूल होते हैं, तब तक तो वो कर लेती है, लेकिन 12th का स्कूल अपने पंचायत में या कहीं पर दूर होता है तो वहाँ पर जाने नहीं देते हैं ज़्यादातर लोग, बाकी वो हटा लेते हैं। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सभी लड़कियों को नहीं पढ़ पाती हैं, ज़्यादातर ये देखने को मिलती है कि ज़्यादातर नहीं पढ़ पाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रूढ़िवादी अवधारणा ज़्यादा होती है। फिर आगे देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में घूंघट प्रथा, लड़कियों की कम उम्र में शादी करना, लड़कियों को चारदीवारी तक सीमित रखना आदि प्रचलित है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, घूंघट प्रथा होगी। घूंघट प्रथा के बाद में जैसे कोई भी है ना, बहू वगैरह होती है तो घूंघट प्रथा होती है गाँवों के अंदर। फिर शादी कर देते हैं, अगर लड़की जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई, माध्यमिक शिक्षा 10th या 12th की, तो उसकी शादी कर देंगे। इसके अलावा और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लड़कियों को चारदीवारी के अंदर ही रखा जाता है, उनको पुरुषों की भांति से बाहर चलने खेलने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। फिर आगे, लड़कियों को प्राय धन मानकर परवरिश की जाती है और लड़कों को वंश चलाने वाला माना जाता है। तो लड़कियों को तो सिर्फ बचपन से क्या माना जाता है कि ये तो प्राय घर के अंदर जाएगी और लड़का वंश चलाएगा। फिर डी नंबर, लड़कियों को उत्तरदायित्व परिवार चलाना, लड़कियों का उत्तरदायित्व परिवार चलाना है, इसलिए उन्हें घरेलू कार्य सिखाए जाते हैं। और लड़कियों को क्या करते हैं, ज़्यादातर फोकस कहाँ पर करवाया जाता है, स्कूल के अंदर नहीं करवाया जाता है, स्कूल की शिक्षा के अंदर कम करवाया जाता है। और लड़कियों पर ज़्यादा दबाव इस चीज़ का होता है कि तुमको खाना बनाना, सिलाई करना, कपड़े धोना, ये सब काम अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए उत्तरदायित्व माना जाता है ताकि अगले घर में जाए तो अगले घर से कोई उलम्मा ना आए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये माना जाता है कि लड़कियों को उत्तरदायित्व परिवार चलाना नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं है, तो ऐसा माना जाता है। तो अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको मिल चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में छोड़ देती है क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है, स्पष्ट कीजिए। क्या दोस्तों ऐसा कोई बच्चा होगा जो ऐसे छोड़ दे कि उनकी रुचि नहीं है, इस कारण पढ़ाई छोड़ दे? मुझे नहीं लगता, बहुत कम, रेयरली होगा कोई ऐसा बच्चा जिसकी पढ़ाई के अंदर रुचि ना हो और वो विद्यालय को छोड़ दे। इसका मतलब कारण कुछ और होगा। यहाँ पर आंसर देखते हैं, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, इतना लिखने के बाद में आगे आपको सेम यही लाइन लिखनी है, यह कथन असत्य है, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है, इसके निम्नलिखित कारण है। जैसे इसके कारण अब आपको बताने हैं कि इसके कारण क्या, बीच में पढ़ाई क्यों छोड़ती है, कारण बताने हैं। ठीक है, तो कारण फर्स्ट क्या है, ग्रामीण व गरीब क्षेत्रों में उचित रूप से पढ़ाने के लिए न तो स्कूल है और ना ही शिक्षक। ऐसे भी कई क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर उचित रूप से पढ़ाने के लिए ना ही तो कोई स्कूल है और ना ही वहाँ पर शिक्षक है। शिक्षक कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही से नहीं है, वहाँ की रोडें प्रॉपर नहीं बनी हुई है और साधन भी नहीं है आने जाने के लिए। तो जो शिक्षक शहरों से आने हैं या दूर कहीं से आने हैं तो वो कहाँ से आएंगे, वो ज्वाइनिंग ही नहीं लेंगे उस काम के अंदर, क्यों लगेंगे वो, जब वहाँ का गाँव का ऐसे माहौल ही अच्छा नहीं होगा। ठीक है, फिर कई गाँव ऐसे भी हैं जहाँ पर स्कूल ही नहीं है, तो वो कई बहुत सारे पिछड़े स्कूल गांव भी है। आगे नेक्स्ट, निर्धन बालिकाएं उतनी ही शिक्षा प्राप्त कर पाती है जितनी गांव के स्कूल में उपलब्ध होती है, आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहरों में नहीं भेजा जाता। दूसरा कारण ये आ जाता है कि निर्धन जो बालिकाएं होती है, अब गाँव के अंदर स्कूल मान लो 8वीं तक है, 5वीं तक है या 10वीं तक है, तो वो उतनी ही पढ़ पाएगी जितनी गांव के अंदर है। अब आगे की शिक्षा पढ़नी है तो दूसरे के दूर गांवों में जाना पड़ेगा या शहरों में जाना पड़ेगा, तो वो घर वाले परमिशन नहीं देते हैं, इसके लिए वो आगे पढ़ाई छोड़ देती है। तीसरा कारण,
कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं जो सभी बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं होते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिलती है, लड़कियों को नहीं। कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो अब मान लो कि किसी के घर में 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, सभी को तो नहीं पढ़ा पाते, तो उस स्थिति के अंदर क्या करते हैं, लड़कों को पढ़ाते हैं, यानी लड़कों को पढ़ाना जरूरी समझते हैं। लड़कों को पढ़ाएंगे, लड़कों को प्राथमिकता, पहले लड़कों को पढ़ाएंगे, अगर पैसे ज्यादा हुए तो लड़कियों को पढ़ा सकते हैं। अब पैसे ही कम हुए तो क्या होगा, प्राथमिकता तो लड़कों को मिलेगी, लड़कों को पढ़ाएंगे, लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। तो तीसरा कारण ये हो गया। 4 नंबर, बहुत से विद्यार्थी इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं कि उनके शिक्षक व सहपाठी उनके साथ भेदभाव करते हैं। कोई ऐसे ज़्यादातर तो नहीं होते हैं, कोई मान लो कि 2-3% या 5% ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उसके जो मित्र होते हैं या फिर शिक्षक होते हैं उनके साथ में भेदभाव करते हैं, इसलिए भी विद्यालय को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। निर्धन बालिकाएं कोई भी ऐसी विद्यालय नहीं छोड़ती है, बल्कि उसके कारण होते हैं। तो ये कारण आपने बता दिए। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, इसके साथ में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।